नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे मास्टर क्लास की जो आपके कोर्ट रूम करियर को बदल देगा। आज का टॉपिक है क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य और इसका आधार। ये कोई सामान्य सवाल जवाब नहीं है, ये कोर्ट रूम की असली कला है। बहुत सारे यंग एडवोकेट्स सोचते हैं कि विटनेस से सवाल करना बस इतना ही होता है, पूछो और जवाब सुनो। लेकिन सच ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है विटनेस की मेमोरी को चेक करना, उसके परसेप्शन की कमजोरी को पकड़ना, बायस या पक्षपात उजागर करना, कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना और सबसे जरूरी जज को दिखाना कि गवाह कितना भरोसेमंद है। तो चलिए इस पूरी ट्रेनिंग में हम हर बारीकी को समझेंगे ताकि आप सिर्फ सवाल पूछने वाले नहीं बल्कि कोर्ट रूम में सच उजागर करने वाले एक्सपर्ट बन जाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन? तो दोस्तों, ये समझो आप कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में विटनेस अपनी बात को रखता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उसकी बात की जांच करते हैं। कोर्ट में जज पूरी तरह रिकॉर्ड पर दिया गया एविडेंस और विटनेस की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। आप जो सवाल पूछते हैं वही कोर्ट में लिखा जाता है और उसी से तय होता है कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य है मेमोरी टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, बायस या इन्फ्लुएंस पकड़ना, कॉन्ट्राडिक्शंस को निकालना और कोर्ट रूम में फैक्ट बेस्ड रिकॉर्ड बनाना। अब इनको एक एक करके समझो। मेमोरी लैप्स, परसेप्शन एरर, बायस्ड और कॉन्शियस फॉल्सहुड। देखो, हर विटनेस झूठा नहीं होता। कई बार वो सच मानकर बोलता है लेकिन उसकी मेमोरी वीक होती है। कई बार वो घटना को ठीक से परसीव नहीं कर पाता। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को समझो। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है मेमोरी लैप्स, मतलब भूल गए। दूसरी परसेप्शन एरर, घटना को गलत समझ लिया। बायस, किसी पक्ष के प्रभाव में ज्यादा होना। कॉन्शियस फॉल्सहुड, मतलब जानबूझकर झूठ बोल। अब जज साहब ये सब देखते हैं। अगर आप यही सवाल पूछेंगे अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि विटनेस का बयान कितना क्रेडिबल है। इसलिए हर सवाल कुछ समझकर पूछना बेहद जरूरी है। अब समझे कोर्ट रूम में प्रोफेशनल व्यवहार। तो याद रखिए, कोर्ट रूम में जीत सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती बल्कि आपके मैनर से मिलती है। आपको आत्मविश्वास के साथ लेकिन विनम्र रहना है, साफ साफ सवाल पूछना है, गुस्से या बहस से बचना है, जज के सामने संयम बनाए रखना। हर सवाल का उद्देश्य पहले से तय करना है। अगर आप शांत, संयमित और प्रोफेशनल दिखते हैं तो जज रिकॉर्ड में आपकी क्रेडिबिलिटी नोट करेगा। विटनेस खुद असहज होगा और उसके कॉन्ट्राडिक्शन सामने आएंगे। किसी केस का स्टेटमेंट लें, उसमें से समय, स्थान और घटनाएं चुनें, उनसे संबंधित सवाल बनाइए। आपने कितनी दूरी से देखा, कब देखा, किसको देखा, आपको कितने समय बाद याद आया। रिपीटिशन से टेस्ट करें कि विटनेस याद भूल रहा है या नहीं। अब समझो बायस है कि नहीं है विटनेस, इसको कैसे पहचानें? तो विटनेस का प्रोफाइल बनाइए, उसके संबंध, हित और पक्षपात के बिंदु चिन्हित करें। सवाल बनाइए जिससे उसका बायस होना उजागर हो। अब आप करेंगे ऑब्जर्वेशन एनालिसिस। रियल लाइफ की किसी घटना का निरीक्षण करें, डिस्टेंस, विजिबिलिटी, नॉइस आदि पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या मैं सच में सब देख पाया था? दोस्त को विटनेस बनाइए, खुद को एडवोकेट बनाकर 3 स्तर पर सवाल पूछिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करिए। अब समझो कोर्ट रूम की साइकोलॉजी को। कोर्ट में जज ध्यान से देखते हैं, क्या वकील सवाल सोच समझकर पूछ रहा है या ऐसे ही बके जा रहा है? क्या उसकी आवाज संयमित है?
क्या वह रिकॉर्ड पर स्पष्ट बातें ला रहा है? क्या विटनेस असहज हो रहा है? क्या वकील कोर्टरूम का अनुशासन बनाए हुए है? अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जज आपके पक्ष में जाएगा और कोर्टरूम में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब समझते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को। ये वो गलतियां हैं जो बहुत से एडवोकेट्स करते हैं। पहली, बिना तैयारी के बिल्कुल बाराती के जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने पहुंच जाना। गुस्से में सवाल पूछना, विटनेस को अपमानित करना, वेग सवाल पूछना, रिपीटिशन का गलत इस्तेमाल करना, खुद जवाब देने लगना, कोर्टरूम में पैनिक करना, इनसे बचिए और प्रिपरेशन, संयम और रणनीति पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। हर सवाल का उद्देश्य तय करना जरूरी होता है। मेमोरी, परसेप्शन, बायस और कॉन्ट्राडिक्शन की जांच कोर्टरूम की असली ताकत है। जज आपके सवालों से ही रिकॉर्ड पर क्रेडिबिलिटी तय करते हैं। काम और प्रोफेशनल व्यवहार से कोर्टरूम में असर डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, ड्रिल्स से आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1, क्रॉस एग्जामिनेशन का आधार। अब आप समझ गए हैं कि कोर्टरूम में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सवालों की तैयारी, आशा, व्यवहार और मनोविज्ञान ही आपकी जीत का रास्ता है। अब समझते हैं हम चैप्टर नंबर 2 को, द मैनर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। यह चैप्टर उस तरीके पर है जिससे आप कोर्टरूम में अपने सवालों का असर बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, कोर्टरूम में सिर्फ सही सवाल पूछना काफी नहीं होता, आपको सवाल पूछने का तरीका भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप काम, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल तरीके से सवाल पूछेंगे तो जज आपकी तैयारी देखकर प्रभावित होगा और विटनेस खुद आपके सवालों में उलझ जाएगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि कोर्टरूम में आपका मैनर कैसा होना चाहिए ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक हथियार बन सके। तो दोस्तों, कोर्टरूम में आपका बिहेवियर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त आपका मैनर कोर्टरूम में आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। अगर आप गुस्से में सवाल पूछेंगे तो जज समझ जाएगा कि आप खुद नर्वस हैं। अगर आप संयम से सवाल पूछेंगे तो जज आपके सवालों को तर्क और तथ्य के आधार पर देखेगा। याद रखिए, जज है, वो इमोशंस से नहीं बल्कि फैक्ट और आपकी प्रिपरेशन से प्रभावित होगा। तो सवाल पूछते समय आपको दिखाना है कि आप काम हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आपके सवाल रिकॉर्ड के लिए क्लियर हैं, आप कोर्टरूम में अनुशासन बनाए रखते हैं। अब समझो वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज से कैसे बनाएं असर। आवाज कोर्टरूम में सबसे बड़ा टूल है। बहुत तेज बोलोगे तो जज समझेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत धीमे बोलोगे तो आपका सवाल रिकॉर्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो सही तरीका क्या है? शुरुआत में फ्रेंडली टोन रखिए ताकि विटनेस सहज हो। प्रोबिंग क्वेश्चंस में आवाज स्थिर रखें ताकि विटनेस पर दबाव बने। पॉज का सही इस्तेमाल करें ताकि सवाल का वेट बढ़े। हर सवाल का स्ट्रक्चर स्पष्ट रखें ताकि रिकॉर्ड में कोई एम्बिग्युइटी ना हो, मतलब अस्पष्टता ना हो। एक ही सवाल को 3 अलग तरीके से बोलिए। काम टोन में, स्लाइट प्रेशर के साथ, साइलेंस के साथ, पॉज देकर और खुद रिकॉर्ड करके सुनिए कि कौन सा सवाल ज्यादा प्रभाव डालता। अब समझेंगे आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान को। सवाल पूछते वक्त आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि घूरने लगे, लेकिन आई कांटेक्ट बनाए रखिए। विटनेस की आंखों में हेजिटेशंस को पकड़े, हैंड्स की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए, चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस से उसकी असहजता पहचानिए। अगर विटनेस आपकी आंखों से बच रहा है या बार बार पानी पी रहा है या हाथ कांप रहा है उसका, तो समझिए आपने उसे थोड़ा तो डिस्टर्ब कर दिया है। इस समय पॉज का उपयोग करके आप उसे
खुद बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। याद रखिए, कोर्टरूम में आपको ऑब्जर्व भी करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। अब समझे कि साइलेंस का सही इस्तेमाल, जब चुप रहना भी एक टैक्टिक बन जाता है। बहुत से एडवोकेट्स सवाल पूछते ही तुरंत दूसरा सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वेपन है साइलेंस। सवाल पूछिए, पॉज रखिए और जज व विटनेस को उस पॉज का वेट महसूस करने दीजिए। तो आप कहेंगे कि क्यों, ये कैसे काम करेगा? देखें, इससे विटनेस घबरा जाता है, वो खुद बोलना शुरू कर देता है, उसकी गलती रिकॉर्ड पर आ जाती है। जज आपके संयम को नोट करता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? सवाल पूछिए, जवाब को आने दीजिए, 3 से 5 सेकंड तक चुप रहिए, आंखों से सिग्नल दीजिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, वो खुद बोलता जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? घर पर मिरर के सामने सवाल पूछिए, पॉज के दौरान खुद को काम रखें, प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करें। अब समझो, फ्रेंडली से प्रोबिंग तक सवालों का फ्लो। आपको कोर्टरूम में तुरंत कठिन सवाल नहीं पूछने हैं। शुरुआत में सवाल फ्रेंडली रखें ताकि विटनेस रिलैक्स हो जाए। अच्छा, अब रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे प्रोबिंग सवाल पूछें, जिससे उसकी ऑब्जर्वेशन की कमी या मेमोरी लैप्स उजागर हो। आखिर में क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाइए, जिससे जज को लगे कि विटनेस का बयान वीक है, क्रेडिबल नहीं है। देखो, एग्जाम्पल से समझो कि आपने पूछा कि आपने घटना कब देखी। ये होगा मेमोरी चेक करने के लिए, आप कितनी दूर से देख रहे थे। ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन टेस्ट। क्या रोशनी अच्छी थी? तो ये हो गया उसका परसेप्शन टेस्ट। क्या आपने किसी से बात की थी? तो ये हो गया उसका बायस टेस्ट। क्या ये संभव है कि आपने गलत देखा हो? यहाँ आपने दे दी इसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया। अभ्यास तो देखें आप, जरूरी है। किसी दोस्त के साथ रोल प्ले करें। पहले कैजुअल टोन में सवाल करें, फिर स्टेबल टोन में, फिर पॉज देकर रिकॉर्ड करें और खुद देखें कि कौन सा टोन असरदार है। और क्या कर सकते हैं? आई कांटेक्ट की एक्सरसाइज करें। सवाल पूछते वक्त नजर मिलाकर 5 सेकंड तक देखें, रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, नर्वस मूवमेंट को नोट करें। और आप क्या कर सकते हैं? साइलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सवाल पूछकर 5 सेकंड तक चुप रहिए, खुद को काम रखने के लिए गहरी सांस लें, पॉज का अभ्यास करें। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, 5 सवाल लिखिए, 5 प्रोबिंग सवाल बनाइए, 5 क्रेडिबिलिटी से जुड़ी सवालों की सूची तैयार करें और इसको क्रम से रोल प्ले करें। कोर्ट रूम में इसको लेकर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अब उसे समझते हैं। बहुत से एडवोकेट्स कोर्ट रूम में ये गलतियां करते हैं। क्या? गुस्से में सवाल पूछने लगते हैं, बिना तैयारी के कोर्ट रूम में जाते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स से सवाल उलझते हैं। कई वकीलों को लगता है कि घुमा फिरा के पूछने से उनके फेवर में केस जाएगा। तो नहीं, पॉज का सही उपयोग नहीं करते, विटनेस को इंसल्ट करते हैं, कोर्टरूम के अनुशासन का ध्यान नहीं रखते। इनसे बचिए और प्रैक्टिस के साथ अपने मैनर को प्रोफेशनल बनाइए। तो मेरे दोस्तों, कोर्टरूम में आपका मैनर ही आपकी क्रेडिबिलिटी को बनाता है। काम, स्ट्रक्चर्ड और रिस्पेक्टफुल तरीके से सवाल पूछिए। वॉइस मॉड्यूलेशन से प्रेशर बनाइए, लेकिन एग्रेशन से बचिए। आई कांटेक्ट से विटनेस की हेजिटेशन को पहचानिए। पॉज का सही इस्तेमाल करके विटनेस को खुद बोलने पर मजबूर करिए। फ्रेंडली से प्रोबिंग और प्रोबिंग से क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाइए। प्रैक्टिस ड्रिल्स से आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2, द मैनर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप जानते हैं कि कोर्टरूम में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि सवाल पूछने का तरीका आपकी जीत का आधार है। अब तक आपने जाना कि क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीका कैसा होना चाहिए, काम रहना, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कांटेक्ट, पॉज का सही इस्तेमाल। लेकिन कोर्टरूम में सवाल क्या पूछना है, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर सवाल गलत हुआ तो सारी तैयारी बेकार। अगर सवाल सही हुआ तो विटनेस खुद फंसेगा, जज प्रभावित होगा और आपका केस मजबूत बनेगा। तो अब हम समझते हैं
कौन से सवाल पूछने चाहिए, किस तरह से पूछें ताकि रिकॉर्ड पर सही जवाब आए, मेमोरी, परसेप्शन, बायस, कॉन्ट्रडिक्शन, इन सब को कैसे पकड़ें, कोर्टरूम में कौन से सवाल रिकॉर्ड को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में सवालों का उद्देश्य क्या होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, हर सवाल का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपको यह समझना है कि विटनेस का बयान कहां कमजोर है, कहां भ्रमित है, कहां पक्षपात से प्रभावित है। सवालों के मुख्य उद्देश्य को समझो। आप सवाल पूछते क्यों हैं? उसकी मेमोरी को चेक करने, क्या विटनेस को घटना सही याद है, उसके परसेप्शन को टेस्ट करने के लिए, क्या उसने देखा सुना वैसा ही बताया है, बायस या इन्फ्लुएंस पहचानना, क्या उसका किसी पक्ष से स्वार्थ जुड़ा है, कॉन्ट्रडिक्शंस को निकालना, क्या वह पहले या बाद में कुछ और कह चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, क्या उसकी बात भरोसे लायक है। अगर आप हर सवाल का उद्देश्य पहले तय करेंगे तो कोर्ट रूम में सवाल उलझेंगे नहीं और रिकॉर्ड पर स्पष्ट बातें आएंगी। तो अब हम समझते हैं कि किस बिंदु पर सवाल करना है, मेमोरी, परसेप्शन, बायस, कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम जानते हैं कि सवालों का उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं किस बिंदु पर सवाल करना चाहिए। अब अगर आप मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सवाल कर सकते हैं घटना का समय, घटना का स्थान, कौन उपस्थित था, किस समय विटनेस को याद आया। तो सवाल उठ सकता है कि आपने घटना को कितने बजे देखा, क्या आपको एग्जैक्ट डेट याद है, क्या आपने किसी से घटना के तुरंत बाद बात की थी। अब अगर आप परसेप्शंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे आप चेक करवाएंगे कि विजिबिलिटी कैसी थी, डिस्टेंस कितना था, क्या आवाज साफ सुनाई दी, रोशनी पर्याप्त थी। तो इनको लेकर सवाल बन सकता है कि आप कितनी दूरी से देख रहे थे, उस समय रोशनी कैसी थी, क्या आपको आवाज साफ सुनाई दी। अब अगर आप बायस या इन्फ्लुएंस होने का टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या विटनेस का किसी पक्ष से व्यक्तिगत या आर्थिक रिश्ता है, क्या उसने किसी से चर्चा की, क्या उसका बयान किसी से प्रभावित हो सकता है। तो सवाल पूछिए आप कि क्या आप आरोपी को पहले से जानते थे, घटना के बाद आपने किससे बात की, क्या किसी ने आपको ये बयान देने को कहा। अब अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या विटनेस पहले अलग बयान दे चुका है, क्या उसके बयान में तारीख और स्थान में फर्क है। इसको लेकर सवाल पूछिए कि क्या आपने पहले कहा था कि घटना शाम को हुई थी, आपने क्या पहले कहा था कि आप वहां मौजूद नहीं थे। तो सवाल कैसे डिजाइन करें ताकि रिकॉर्ड पर काम करें, तो अब समझो आप। तो देखो भैया, सवाल ऐसा होना चाहिए कि जज रिकॉर्ड में उसे देखकर समझ सके कि विटनेस की बात क्रेडिबल नहीं है, मतलब कमजोर है। सवाल पूछते समय ध्यान रखें कि सवाल स्पेसिफिक हो, वेग नहीं। एक सवाल में एक ही पॉइंट हो, मल्टीपल सवाल से कंफ्यूजन होता है। सरल भाषा में हो ताकि कोर्टरूम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब आप समझिए कि कई वकीलों को लगता है कि सवाल को घुमा फिरा कर पूछो जिससे विटनेस को आधा तो सवाल समझ में ना आए। तो ऐसा नहीं करना। सवाल ऐसे हों जिनका जवाब हाँ, नहीं या स्पष्ट तथ्य में आए। रिपीटिशन का इस्तेमाल सोच समझ कर करना ताकि कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ सको। देखो एग्जाम्पल से समझो। गलत सवाल आपको सब याद होगा ना, सही सवाल आपने घटना कितनी दूरी से देखी थी। देखो अब गलत सवाल कैसे पूछ सकता है कोई, आपको रोशनी ठीक लगी थी, लेकिन ऐसे नहीं पूछना है। सही सवाल क्या है, जब घटना हुई तो क्या आसपास बिजली जल रही थी या आसपास रोशनी थी। अब प्रैक्टिकल ड्रिल्स को कैसे कर सकते हैं, मतलब सवाल बनाने का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं किसी केस का स्टेटमेंट लें, टाइम, प्लेस, पर्सन को अलग अलग करें, उनसे संबंधित 5 सवाल तैयार करें। देखें कि ये सवाल विटनेस की मेमोरी टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। आप दूसरा ड्रिल कर सकते हैं परसेप्शन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। कोई घटना याद करें, जैसे सड़क पर हादसा हुआ होगा। डिस्टेंस, लाइटिंग, नॉइस के आधार पर सवाल लिखें।
खुद रोल प्ले कर जवाब दें और देखें क्या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप तीसरे ड्रिल कर सकते हैं बायस आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज। विटनेस का प्रोफाइल बनाइए, उसका संबंध, उसका पेशा, उसका हित, उन बिंदुओं पर आधारित 5 सवाल तैयार करें जो उसके बायस होने को या उसके पक्षपाती होने को उजागर करें। ड्रिल नंबर 4 कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2 अलग अलग बयान लिखिए, दोनों से सवाल बनाइए जो अंतर को सामने लाए। रिकॉर्ड पर कैसे कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा इसका अभ्यास करें। तो देखो, इसको बेहतर समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो एक रॉबरी का मामला है। अब विटनेस कहता है मैंने रात 10 बजे आरोपी को देखा, वो लाल कपड़ों में था। तो आपको क्या करना है? अब तो सबसे पहले अब देखो, मेमोरी चेक करने का क्वेश्चन देखो, आपने घटना कितने बजे देखी? आपको टाइम का अंदाज कैसे हुआ? क्या घड़ी देखी थी? ये हो गया उसकी मेमोरी टेस्ट करने के सवाल। अब परसेप्शन क्वेश्चन को देखो, आप कितनी दूरी से देख रहे थे? रोशनी कितनी थी? क्या कपड़े साफ दिखे? अब बायस होने का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? आप आरोपी को पहले से जानते थे क्या? क्या किसी ने आपको बयान देने को कहा? कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे? क्या आपने पहले पुलिस को बताया था कि आपने आरोपी को शाम 7 बजे देखा? क्या आपने यह भी कहा था कि कपड़े नीले थे? तो इस तरह आप मेमोरी, परसेप्शन, बायस, कॉन्ट्रडिक्शन चारों स्तर पर सवाल बनाकर रिकॉर्ड पर स्पष्ट तथ्य ला सकते हैं। अब समझो कि रिकॉर्ड पर सवालों का क्या असर होता है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो कोर्ट रूम में ये होता है कि जज आपके सवालों से विटनेस की मेमोरी चेक करेगा। विटनेस असहज होकर खुद गलती करेगा, रिकॉर्ड में स्पष्ट कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। आप कामली सवाल पूछते रहेंगे तो कोर्ट रूम में आपके संयम से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जज यह समझेगा कि आप सिर्फ आरोप नहीं बल्कि तथ्य और कानून पर काम कर रहे हैं। अब समझें इस पर कि कॉमन मिस्टेक्स जो सवाल बनाते वक्त होती हैं। अब इसे ध्यान से समझिए, एक ही सवाल में कई मुद्दे डाल देना, वेग सवाल पूछना, आपको याद होगा ना, इस तरीके से विटनेस की बात से हटकर अनावश्यक सवाल पूछने लगना, रेपिटेशन का गलत इस्तेमाल जिससे आप खुद कंफ्यूज लगेंगे, ऐसा सवाल पूछना जो जज को रिकॉर्ड पर अस्पष्ट लगे, जल्दीबाजी में सवाल पूछकर ऑब्जेक्टिव ही भूल जाना कि सवाल पूछ क्यों रहे हो। तो मेरे दोस्तों, हर सवाल का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेमोरी, परसेप्शन, बायस और कॉन्ट्रडिक्शन। मेमोरी, परसेप्शन, बायस और कॉन्ट्रडिक्शन, इन 4 स्तरों पर ही सवाल बनाइए। सवाल स्पेसिफिक, क्लियर और रिकॉर्ड फ्रेंडली हो। रेपिटेशन और प्रोबिंग का सही इस्तेमाल करें। कोर्ट रूम में काम और स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछिए, क्योंकि कोर्ट है वो सनी देओल की मूवी नहीं। प्रैक्टिस ड्रिल्स से सवालों की क्लैरिटी और प्रभाव बढ़ाई। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 3। अब आप समझ गए हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल रैंडम नहीं होते, हर सवाल का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। मेमोरी, परसेप्शन, बायस, कॉन्ट्रडिक्शन, आप इसे याद कर लीजिए कि जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, मेमोरी, परसेप्शन, बायस, कॉन्ट्रडिक्शन, अगर आप सवालों का सही स्ट्रक्चर अपनाएंगे तो विटनेस खुद अपने बयान में उलझेगा और रिकॉर्ड पर स्पष्ट तथ्य सामने आएंगे। अब समझो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ परज्यूड विटनेस। तो अब तक आपने जाना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछें और किस उद्देश्य से पूछें, लेकिन कोर्ट रूम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो विटनेस जो झूठ बोलता है, यानी परज्यूड विटनेस। ऐसे विटनेस पहले से रिहर्स्ड होकर आते हैं, बिल्कुल रट्टू तोता। वो हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देता है। वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और जज उसकी बात मान ले, लेकिन घबराने का नहीं। अगर आपने सही तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो झूठ खुद ही खुल जाएगा। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ऐसे रट्टू तोता विटनेस जो परज्यूड विटनेस होते हैं उनकी पहचान कैसे करें, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से उसे कैसे उलझाएं
रिपीटिशन और साइलेंस का सही इस्तेमाल कैसे करें, कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे पकड़ें, कोर्ट रूम में खुद को कंपोज्ड कैसे रखें, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि ये परज्यूड विटनेस होता कौन है, तो पहले से समझ लो। परज्यूड विटनेस वो होता है जो जानबूझकर गलत बयान देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर विटनेस झूठ बोल रहा है। कभी कभी वो घटना देखकर भी भ्रमित हो सकता है। देखो, जो परज्यूड विटनेस होगा उसकी कुछ खासियतें होती हैं कि ये पहले से रिहर्स जवाब देता है, सवाल बदलते ही असहज होता है, बार बार वही शब्द दोहराएगा क्योंकि भाई इसको भी तो किसी ने रटवाया है। जज या वकील की आंखों से बचेगा। बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिखती है, हाथ कांपना, पसीना आना, नजरें इधर उधर करना। ऐसे विटनेस कोर्टरूम में चैलेंज करते हैं क्योंकि वो हर सवाल का रेडीमेड जवाब लेकर आता है, लेकिन हमें उसकी कमजोरी को पकड़ना है, उसकी ओवर कॉन्फिडेंस, उसके रिहर्स्ड आंसर और उसके नर्वस रिएक्शन से। अब समझो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स कैसे पहचानें और उलझाएं ऐसे विटनेसेस को। कोर्टरूम में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजी को समझना। परज्यूड विटनेस को घबराहट में लाना होता है लेकिन बिना आक्रामक हुए। अब ये बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ कुछ प्रूवन टैक्टिक्स हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। रेपिटेशन का सही उपयोग, एक ही सवाल अलग अलग शब्दों में दोहराइए और देखें क्या वो हर बार वही जवाब देता है, क्योंकि भाई रट के तो वही आया है। और अगर बदलता है तो कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ लीजिए। सडनली क्वेश्चन बदलना, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसी टॉपिक पर सवाल करेंगे, बीच में नए सवाल ठोक दीजिए, वो अचानक उलझ जाएगा। पॉज देकर साइलेंस को क्रिएट करिए, सवाल पूछिए, 3 से 5 सेकंड चुप रहिए। विटनेस खुद बोलना शुरू करेगा, रिहर्स्ड आंसर टूटेंगे जरूर। ऑब्जर्व करें बॉडी लैंग्वेज को, आंखें बचाना, हाथ कांपना, बार बार पानी पीना, जल्दबाजी में जवाब देना, ये घबराहट के संकेत हैं दोस्त। कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ने की स्ट्रेटजी को समझो। अब परज्यूड विटनेस अपने बयान में खुद ही उलझता है, आपको बस उसे बोलते रहना है और कॉन्ट्रडिक्शंस को रिकॉर्ड पर लाना है। सबसे पहला कदम, उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछिए। दूसरा, पहले दिए गए बयान का हवाला दीजिए। तीसरा, उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछिए। और चौथा, पॉज देकर उसे सोचने पर मजबूर कीजिए। पांचवा, उसकी भूलों को कामली रिकॉर्ड पर लाइए। अब देखो बेहतर समझ में आएगा ये एक एग्जाम्पल के साथ। पहला सवाल, आपने घटना कितने बजे देखी? दूसरा सवाल, क्या आपने कहा था कि आप 9 बजे पहुंचे थे? तीसरा सवाल हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं कि तब घड़ी देखी थी या नहीं देखी थी? चौथा सवाल, थोड़ा पॉज देकर अब सीधे 5वें सवाल पर आइए, तो क्या ये सच है कि आप समय ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं? इस तरीके से सवालों को डिजाइन करिए। हम कोर्टरूम ड्रिल्स जो परज्यूड विटनेस को पकड़ने में मदद करेगी, तो सबसे पहले आप कर सकते हैं रिपीटिशन प्रैक्टिस। एक दोस्त को पकड़ें और रिहर्स जवाब देने को कहिए। उसी सवाल को अलग अलग शब्दों में 5 बार पूछिए। सवाल एक है, तरीका 5 बार। देखें क्या वो हर बार वही जवाब देता है। और जो बदलाव हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। ड्रिल नंबर 2, सडन चेंज ड्रिल। 3 सवाल तय करें और जो तीसरा सवाल अचानक अनरिलेटेड टॉपिक पर पूछें और देखें कि विटनेस कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। तीसरी ड्रिल आप कर सकते हैं साइलेंस ड्रिल। सवाल पूछिए और 5 सेकंड तक चुप रहिए, अपने चेहरे को शांत रखिए, देखें विटनेस खुद बोलना शुरू करता है या नहीं। ड्रिल नंबर 4, कॉन्ट्रडिक्शन एक्सट्रैक्शन। पहले दिए गए बयान का नोट बनाइए, उसी बयान का हवाला देकर दूसरा सवाल पूछ, रिकॉर्ड में कॉन्ट्रडिक्शन निकलवाइए। सेक्शन नंबर 5, इसका समझो, कोर्टरूम में खुद को कंपोज्ड कैसे रखें। सवाल ये भी तो है कि परज्यूड विटनेस आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, होगा कभी कभार कि आपका दिमाग भी सरक जाए। वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है ताकि आप खुद मिस्टेक करें और हड़बड़ा जाएं। इसलिए कोर्टरूम में आपको डीप ब्रीदिंग से खुद को काम रखना है, सवाल पूछकर पॉज देना है, रिएक्शन पर ध्यान देना है, अपने नोट्स व्यवस्थित रखना है,
जज की उपस्थिति में प्रोफेशनल बने रहिए, पर्सनल अटैक से बचिए, सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान देना है। जज तब प्रभावित होता है जब आप कंपोज, स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड रहते हैं। अब समझो, मान लो एक विटनेस कहता है कि उसने आरोपी को रात 10 बजे देखा। वह कहता है कि रोशनी अच्छी थी, वह लाल कपड़े में था। चलो, अब इसने तो अपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये कहा था। अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करें? तो देखो, पहला सवाल पूछो, आपने घटना कितने बजे देखी? दूसरा सवाल पूछो, क्या आपने घड़ी देखी थी? तीसरा सवाल पूछो, आपने पहले कहा था कि घटना शाम 7 बजे हुई थी। चौथा सवाल पूछ सकते हो, थोड़ा पॉज देकर साइलेंस क्रिएट करो। और सीधे पांचवा सवाल पूछो, तो क्या ये सच है कि आपको टाइम याद नहीं? छठा सवाल पूछो, जब रोशनी थी तो आप लाल कपड़े कैसे देख पाए? सातवां सवाल, आप कितनी दूरी से देख रहे थे? इस तरीके से विटनेस खुद अपने बयान में उलझेगा और कॉन्ट्राडिक्शंस रिकॉर्ड में आएंगे। अब समझो, कॉमन मिस्टेक्स जो परज्यूड विटनेस से क्रॉस करते समय होते हैं। सीधे आरोप लगाना, क्या आप सीधे कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं? गलत। सवाल में भावनात्मक शब्द डाल देना, गलत। रिपीटिशन का गलत इस्तेमाल कर खुद उलझ जाना। पॉज ना देना, विटनेस को खुद बोलने का मौका ना देना, ये सब गलतियां हैं। बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व ना करना, पहले दिए गए बयान का हवाला ना देना, जज के सामने संयम खो देना, तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। देखो, ये चीजें कोई समझाएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। सीनियर आपका आपसे जिंदगी भर फाइल उठवाता रहेगा। हर परज्यूड विटनेस रिहर्स्ड होता है, उसका जवाब पहले से तैयार होता है। रिपीटिशन और पॉज से उसकी कंसिस्टेंसी तोड़ी जा सकती है। सडन क्वेश्चन चेंज से उसे उलझाया जा सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन को कामली रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। कोर्ट रूम में काम रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जज आपकी संयमित शैली देखकर प्रभावित। तो दोस्तों, ये था क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ परज्यूड विटनेस। अब आप जानते हैं कि झूठ बोलने वाले विटनेस से कैसे निपटना है। रिपीटिशन, पॉज, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। रिपीटिशन, पॉज, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से आप उसे खुद अपनी गलती स्वीकार करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब समझेंगे हम इसका अगला चैप्टर, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। कोर्ट रूम में एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट अक्सर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि ये अपनी फील्ड के जोधा हैं। अब उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, डेटा होता है, और वो अपनी राय को कानून में मजबूती से पेश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी राय हमेशा पूरी या निष्पक्ष होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें उनकी कमजोरी पकड़नी है दोस्त। उनकी क्वालिफिकेशन में कमी, उनके डेटा की आपूर्ति, बायस या इन्फ्लुएंस, टेक्निकल एजम्पशंस की कमजोरी, ऑल्टरनेट थ्योरी की संभावना। तो आज हम सीखेंगे एक्सपर्ट्स से कैसे सवाल करें, इसे कैसे छीलें ताकि उनकी राय कमजोर पड़े और जज को सच का बेहतर चित्र दिखे। चलिए विस्तार से इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझो आप, एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है और उसकी ताकत क्या है। एक्सपर्ट विटनेस वो होता है जो किसी खास क्षेत्र में ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होता है, जैसे डॉक्टर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, इंजीनियर, साइकेट्रिस्ट। अब इनकी ताकत क्या है भाई? टेक्निकल डेटा पर आधारित राय देंगे, साइंटिफिक नॉलेज है इनको, कोर्ट रूम में क्रेडिबल अपीयरेंस है, जज का उन पर भरोसा क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं। लेकिन उनकी कमजोरी को समझो, डेटा अपूर्ण हो सकता है, बायस से प्रभावित हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन संभव हो सकता है, कुछ एजम्पशंस पर आधारित राय गलत हो सकती। आपका लक्ष्य है उनकी ताकत का सम्मान करते हुए उनकी कमजोरी को पकड़ना। तो एक्सपर्ट से सवाल पूछने का तरीका समझो। एक्सपर्ट से सवाल पूछते समय सीधे हमला ना करें, उनकी एक्सपर्टीज का सम्मान करें, लेकिन सवाल इस तरह बनाइए कि जज को उनकी राय की सीमाएं दिखे। आपकी रणनीति, पहला, क्वालिफिकेशन पर सवाल। आपने कौन से कोर्सेज किए हैं? आपकी ट्रेनिंग किस संस्था में हुई? आप कितने साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? दूसरा, डेटा की अपूर्णता पर सवाल। क्या आपने सभी टेस्ट किए थे? क्या सैंपल साइज पर्याप्त था? क्या अल्टरनेट टेस्ट संभव था? बायस या इंटरेस्ट पर सवाल। क्या आपको इस केस से किसी तरह का लाभ हो सकता है?
क्या आपने किसी पक्ष से बातचीत की थी? क्या आपका ओपिनियन पहले से तय था? अल्टरनेट थ्योरी पर सवाल कर सकते हैं। क्या इसका कोई दूसरा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन संभव है? क्या आपने दूसरी राय पर विचार किया? पांचवा, आप एजम्पशंस पर सवाल उठा सकते हैं। आपकी राय किन एजम्पशंस पर आधारित है? अगर ये एजम्पशंस गलत हो तो क्या आपकी राय भी गलत हो सकती है? तो एक्सपर्ट्स को उलझाने की एडवांस टेक्टिक्स को समझो। एक्सपर्ट्स भी रिहर्स्ड होते हैं, देखो, लेकिन हर एक्सपर्ट की कमजोरी भी होती है। ये कुछ एडवांस टेक्टिक्स हैं। उनके टेक्निकल शब्दों को समझकर उनसे क्लैरिफिकेशन पूछिए, उनकी राय में लूप होल्स पकड़िए। आपने ये मानकर ये कहा, अगर ये गलत हो तो क्या होगा? अल्टरनेट थ्योरीज के बारे में सोचिए ताकि जज समझे कि राय कंक्लूसिव नहीं है। उनसे मल्टीपल टेस्ट के बारे में पूछिए, क्या सभी मेथड्स अपनाए गए? उनके डेटा के सोर्स पर सवाल कीजिए, क्या सैंपलिंग सही थी? ये सब करते समय काम रहिए, रिस्पेक्टफुल टोन रखिए और सवाल ऐसे बनाइए कि जज खुद समझे कि एक्सपर्ट की राय पूर्ण नहीं है। अब एक्सपर्ट विटनेस को चैलेंज करने का अभ्यास कैसे करें? तो सबसे पहले आप इसके लिए ड्रिल करें क्वालिफिकेशन चेक प्रैक्टिस। किसी भी एक्सपर्ट का प्रोफाइल लें, उसकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन खोजिए, उससे जुड़ी कमियों पर आधारित सवाल बनाइए। दूसरी ड्रिल, डेटा एनालिसिस प्रैक्टिस। किसी रिपोर्ट का सैंपल लें, उसमें कौन कौन से टेस्ट किए गए, कौन से छूट गए, ये नोट करें। अल्टरनेट टेस्ट पर आधारित सवाल तैयार करें। अब तीसरी ड्रिल, बायस आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिस। एक्सपर्ट का संबंध किसी पक्ष से जोड़कर देखें। हितों के आधार पर सवाल बनाइए, जैसे क्या आपने किसी पक्ष से पैसे लिए? चौथी ड्रिल कर सकते हैं assumption चैलेंज प्रैक्टिस के लिए। एक्सपर्ट की राय में कौन कौन से assumptions हैं, हर assumption पर सवाल बनाइए। अगर ये assumption गलत हो तो राय कैसी हो? तो देखो, एक केस में डॉक्टर बताता है कि चोट इसलिए हुई क्योंकि विक्टिम गिरा। उसकी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रैक्चर गिरने से हो सकता है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि आप तो इस वीडियो देख रहे हो, तो अब आप कलाकार बन जाओगे। तो आप पहले पूछोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितने मामलों में गिरने से फ्रैक्चर देखा है, क्या ये चोट किसी ब्लंट फोर्स से भी हो सकती है, क्या आपने ये पॉसिबिलिटी कंसीडर की, क्या आपने सभी टेस्ट किए, अगर चोट का एंगल अलग हो तो क्या राय बदल सकती है? इस तरह आप टेक्निकल शब्दों में उलझे बिना उनकी राय की सीमा दिखा सकते हैं। अब समझो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। एक्सपर्ट खुद को सुपीरियर समझता है, उसे चैलेंज करते समय रिस्पेक्टफुल रहें। सवालों को ऐसे फ्रेम करें कि एक्सपर्ट खुद अपनी राय में लूप होल्स बताएं। जज टेक्निकल लैंग्वेज से प्रभावित होते हैं, सवालों से उसे अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिखाइए। काम एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस से जज आपके पक्ष में जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो एक्सपर्ट्स के क्रॉस एग्जामिनेशन में होते हैं, उसे समझो। जो आपको नहीं करना है दुनिया करेगी, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हो। तो क्या गलतियां होती हैं? सीधे कह देना कि आप गलत हैं, टेक्निकल शब्द ना समझना और गलत सवाल पूछना, मतलब फ्री की दोंदा पेली नहीं करना है। बिना तैयारी के डेटा पर सवाल करना, विटनेस को इंसल्ट करना, अल्टरनेट थ्योरी का अभ्यास ना करना, एजम्पशंस का परीक्षण ना करना, सवालों का फ्लो बिगाड़ देना। तो क्या सीख लिया आपने? एक्सपर्ट की राय को सम्मान देकर उसकी कमजोरी को पकड़िए। क्वालिफिकेशन, डेटा, बायस, अल्टरनेट थ्योरी। क्या क्वालिफिकेशन, डेटा, बायस, अल्टरनेट थ्योरी और एजम्पशंस पर सवाल बनाइए। देखो, मैं आपको सब बता रहा हूं किससे कैसे सवाल पूछने हैं। टेक्निकल शब्द समझकर सवाल पूछिए, काम रहकर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग कीजिए। जज को दिखाइए कि राय कंक्लूसिव नहीं है। प्रैक्टिस ड्रिल से आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो ये था चैप्टर 5, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। अब आप जानते हैं कि टेक्निकल नॉलेज वाले विटनेस को भी चैलेंज किया जा सकता है, बस आपको सही तरीके से सवाल पूछना आना चाहिए। क्वालिफिकेशंस से लेकर डेटा, बायस, असम्पशन और अल्टरनेट थ्योरी, हर पॉइंट पर सवाल ठोकिए। अब अगले चैप्टर में हम सीखते हैं द सीक्वेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी सवालों का सही क्रम कैसे तैयार करें ताकि विटनेस खुद उलझे और रिकॉर्ड मजबूत बने। देखो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना।
मैं वादा करता हूं ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी सीनियर की चापलूसी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में सक्षम बन जाओगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जिंदगी निकल जाएगी, आधी उम्र तो सिर्फ फाइल उठाने में निकल जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्वेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब तक हमने जाना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछें, किस उद्देश्य से पूछें और झूठ बोलने वाले विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस की जिरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सवालों का क्रम यानी सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल कभी भी ठोकने लगे। अगर आप सवालों का सही क्रम नहीं बनाते तो विटनेस सतर्क हो जाता है, विटनेस भी समझ जाता है कि ये चूतिया है कोई, जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका पूरा स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे सवालों का फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली सवालों से स्टार्ट करते हुए प्रोबिंग और प्रोबिंग से क्रेडिबिलिटी तक कैसे बढ़े, कब किस तरह का सवाल पूछना चाहिए, कोर्ट रूम में सीक्वेंस से जज और विटनेस पर साइकोलॉजिकल असर कैसे डालें। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो सीक्वेंस का महत्व क्यों है। अब आप कहोगे भैया कि सीक्वेंस का महत्व है क्या आखिर। तो देखो, क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल रैंडम नहीं होते, हर सवाल का एक फ्लो होता है। शुरुआत में आसान सवाल, फिर प्रोबिंग सवाल जो केस के लिए जरूरी है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शंस और अंत में क्रेडिबिलिटी अटैक। अगर आप सीधे कठिन सवाल पेल दोगे, पूछ लोगे, तो विटनेस अलर्ट हो जाएगा और खुद को बचाने लगेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो विटनेस सहज रहेगा, खुद बोलेगा और कॉन्ट्राडिक्शंस खुद सामने आएंगे। जज भी सीक्वेंस देखकर समझते हैं कि आप लॉजिकली, कामली और सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। यही कोर्ट रूम में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा और विटनेस की क्रेडिबिलिटी को घटाएगा। तो देखो, सीक्वेंस का जो सामान्यतः ढांचा होता है उसे समझो, जिसे आप हर केस में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंडली क्वेश्चन, ये हो गया आपका वार्म अप, परिचय आधारित, बेसिक फैक्ट्स पर आधारित, विटनेस को सहज बनाना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, वो आपको अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझे, उसकी बात रिकॉर्ड पर लाना। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस, मेमोरी एंड परसेप्शंस को चेक करने के लिए घटना से जुड़े टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, लाइटिंग, एनवायरनमेंट आदि पर सवाल, विटनेस की मेमोरी और ऑब्जर्वेशन चेक कर। तीसरा, प्रोबिंग क्वेश्चंस में कॉन्ट्राडिक्शंस, पहले दिए गए बयान से फर्क निकालना, वेग बातें स्पष्ट करना, समय, स्थान, संख्या आदि पर डिटेल पूछना। चौथा, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन, ये होगा आपका फाइनल अटैक, बायस, इंटरेस्ट, एजम्पशन, ओवर कॉन्फिडेंस पर सवाल, अल्टरनेट थ्योरी सुझाना, कॉन्ट्राडिक्शन से विटनेस की विश्वसनीयता मतलब क्रेडिबिलिटी को कम करना। फ्रेंडली क्वेश्चंस को कैसे पूछें तो सुनो, शुरुआत में विटनेस को कंफर्टेबल बनाइए, सीधे कठिन सवाल मत पूछिए। सबसे पहले आप पूछो उससे कि आपका नाम क्या है, आप घटना के समय कहाँ थे, आप घटना देख रहे थे ना, आप उस समय कितनी दूरी पर थे। इन सवालों से आप विटनेस को बोलने पर मजबूर करते हैं। जज भी नोट करता है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से बात कर रहे हैं, कोई अगला पगला नहीं है। फ्रेंडली क्वेश्चंस में ध्यान रखें, सवाल छोटे और स्पष्ट हों, फैक्ट्स पर आधारित हो, कोर्ट रिकॉर्ड के लिए काम करे, विटनेस को खुलने दें ताकि आगे प्रोबिंग संभव हो। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, मेमोरी और परसेप्शन की परीक्षा कैसे करें, विटनेस को थोड़ा डिटेल में लेकर जाएं। इसका उद्देश्य है उसकी मेमोरी और जो उसका परसेप्शन है उसकी कमजोरी को पकड़ें। घटना कब हुई, आपको समय कैसे पता चला, रोशनी कैसी थी, आप कितनी दूरी से देख रहे थे, आपने कितनी देर तक घटना देखी। इन सवालों में ध्यान रखें, आप स्पेसिफिक्स पूछिए, वेग जवाब स्वीकार मत कीजिए, रिपीटिशन से मेमोरी टेस्ट कीजिए, परसेप्शन में त्रुटि उजागर करिए। अब प्रोबिंग क्वेश्चंस में कॉन्ट्राडिक्शंस को निकाल। जब विटनेस कंफर्टेबल हो जाता है तब प्रोबिंग शुरू करें। इसका उद्देश्य है कॉन्ट्राडिक्शंस उजागर करना। कैसे करेंगे तो आप पूछो, आपने पहले कहा था कि
घटना शाम को हुई थी, अब आप कह रहे हैं कि रात को हुई। आपने कहा था कि आप 10 फीट दूर थे, फिर आपने कहा कि आप 20 फीट दूर थे। क्या आपने किसी से चर्चा की थी? क्या आप पूरी घटना देख पाए थे या सिर्फ उसका कुछ हिस्सा देखा आपने? तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन से विटनेस खुद उलझ जाएगा, उसे लगेगा कि वो बच नहीं सकता। जज भी नोट करेगा कि आप लॉजिकल तरीके से उसकी मेमोरी और परसेप्शन की परीक्षा कर रहे हैं। प्रोबिंग में रिपीटिशन और पॉजेस का सही इस्तेमाल करें, ये मैं शुरू में सिखा चुका हूं। अब सीक्वेंस का आखिरी चरण समझो, क्रेडिबिलिटी अटैक। यहां आप विटनेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाइए, लेकिन सम्मान के साथ। तो क्या आपको आरोपी से कोई व्यक्तिगत संबंध है? क्या आपने पहले पुलिस को अलग बयान दिया था? क्या आपका किसी पक्ष से स्वार्थ जुड़ा हो सकता है? क्या अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन संभव है? अब ये सवाल जज को सबटली बताता है कि विटनेस की बात पूरी तरह भरोसे लायक नहीं है। क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन सीधे आरोप नहीं होते, लेकिन कोर्टरूम में असरदार होते हैं। तो अब इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करें? तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर्ड फ्लो प्रैक्टिस करो। किसी केस को लेकर 3 स्तर में सवाल बनाओ। अब ये 3 स्तर क्या है? सबसे पहले फ्रेंडली, ऑब्जर्वेशन, प्रूबिंग प्लस क्रेडिबिलिटी। क्रम से पूछिए और रिएक्शंस को नोट कीजिए। ड्रिल नंबर 2 करो, मेमोरी टेस्टिंग एक्सरसाइज। डेट, टाइम, डिस्टेंस, लाइटिंग पर सवाल तैयार कर लो। रिपीटेड क्वेश्चनिंग करके विटनेस की मेमोरी का अभ्यास कराइए। तीसरी ड्रिल कराओ कॉन्ट्रडिक्शन एक्सट्रैक्शन के लिए। पहले और बाद में बयान में फर्क निकालो। अल्टरनेट वर्डिंग से सवाल पूछकर फर्क पकड़िए। चौथा ड्रिल कर सकते हो क्रेडिबिलिटी अटैक। बायस और पर्सनल इंटरेस्ट पर सवाल बनाइए। रिस्पेक्टफुल टोन में पूछने का अभ्यास कीजिए। देखो, अब इसको समझो। मान लो एक रॉबरी केस में विटनेस कहता है कि उसने रात 10 बजे आरोपी को देखा और वो लाल कपड़े में था। अब कैसे अपन सवाल बनाएंगे? तो सबसे पहले फ्रेंडली क्वेश्चंस। तो मेरे दोस्त, आपका नाम क्या है? आप घटना के समय कहाँ खड़े थे? आप घटना देख रहे थे ना? ठीक है, ये हो गया सामान्य क्वेश्चन, फ्रेंडली क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस। घटना कितने बजे हुई? आपको समय कैसे पता चला? आप कितनी दूरी से देख रहे थे? रोशनी कैसी थी? ये ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चन होगा। अब प्रोबिंग क्वेश्चन समझो। आपने पहले कहा था कि घटना शाम को हुई थी, और अब आप कह रहे हैं कि आप 10 फीट दूर थे, फिर कहा 20 फीट दूर थे। क्या आपने पूरी घटना देखी थी? अब देखो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चंस। क्या आपको आरोपी से कोई व्यक्तिगत संबंध है या लाभ है? क्या आप किसी पक्ष से प्रभावित हो सकते हैं? क्या अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन संभव है? इस सीक्वेंस से विटनेस खुलता जाता है और कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होने लगते हैं जो रिकॉर्ड पर आते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स जो सीक्वेंस में होती हैं उसे समझो, जो आपको नहीं करना है। दुनिया करेगी लेकिन आप नहीं करोगे। तो पहली गलती, सीधे प्रोबिंग से शुरुआत नहीं करना है। तो कहां से करना है? फ्रेंडली क्वेश्चन से। ऑब्जर्वेशन में वेग सवाल पूछा, तो भैया वेग सवाल नहीं पूछना, स्पष्ट सवाल पूछना है आपको। रिपीटिशन बिना पॉज के करना। तो अगर आप रिपीटिशन कर रहे हैं, एक ही सवाल को बार बार पूछना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से, थोड़ा पॉज लेना। क्रेडिबिलिटी में सीधे आरोप लगाना, तो ऐसा नहीं करना। सीक्वेंस का फ्लो बिगाड़ देना। सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोर्टरूम में जल्दबाजी कर। तो सीक्वेंस जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का बैकबोन होता है। तो सीक्वेंस क्या है दोस्त? रट लो आज। फ्रेंडली क्वेश्चंस, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद प्रोबिंग और उसके बाद क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन। यही सबसे असरदार फ्लो है। हर सवाल का उद्देश्य तय करें। रिपीटिशन और पॉज से कॉन्ट्राडिक्शंस पकड़ें। क्रेडिबिलिटी अटैक में सम्मान बनाए रखें। प्रैक्टिस ड्रिल्स से सीक्वेंस को सहज बनाएं। कोर्टरूम में काम रहकर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग करें। दोस्तों, ये था चैप्टर 6 द सीक्वेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप जानते हैं इस सवालों का क्रम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
सही सीक्वेंस अपनाकर आप विटनेस को सहज बना सकते हैं, उसकी मेमोरी और परसेप्शन की परीक्षा कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़ सकते हैं और क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे साइलेंट क्रॉस एग्जामिनेशन को, यानी चुप रहकर सवाल का असर कैसे बढ़ाएं और विटनेस को खुद बोलने पर कैसे मजबूर करें। मैं आपको बहुत सी शक्तियां दूंगा आज इस क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइलेंस क्रॉस एग्जामिनेशन। अब तक हमने जाना कि सवाल कैसे बनाना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए और झूठ बोलने वाले या एक्सपर्ट विटनेस से कैसे क्रॉस करना है। लेकिन कोर्ट रूम में एक सबसे ताकतवर हथियार है साइलेंस। साइलेंस साइलेंस यानी चुप रहना। सही जगह पर साइलेंस का इस्तेमाल कर आप विटनेस को खुद उलझा सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल सकते हैं और जज पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे इसको। अब साइलेंस क्यों काम करता है, साइलेंस का सही समय और तरीका क्या है, चुप रहकर विटनेस से कैसे कन्फेशन या गलती निकलवाएं, कोर्ट रूम में सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाएं, साइकोलॉजिकल खेल में साइलेंस का उपयोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कोर्ट रूम में चुप रहकर कैसे सवालों का असर कई गुना बढ़ जाता है और कैसे हम सीखेंगे कि हम इन सवालों का असर कैसे बढ़ाएं। तो साइलेंस क्यों इतना प्रभावी होता है। आप सोच रहे होंगे सवाल तो बोलने से होता है, फिर ये क्या बोल रहा है, इस साइलेंस से क्या फायदा। लेकिन कोर्ट रूम में साइलेंस बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है दोस्त। अब ये काम क्यों करता है, विटनेस खुद बोलने लगेगा क्योंकि उसे लगेगा कि शायद आपने उसका सच पकड़ लिया है। वो नर्वस होकर ज्यादा बोल देगा। जज आपके संयम को देखकर प्रभावित होगा, कोर्ट रूम में सस्पेंस बनेगा और जज ध्यान से सुनने लगेगा। आप बिना जोर लगाए खुद कॉन्ट्रडिक्शंस रिकॉर्ड पर ला पाएंगे। साइलेंस मतलब वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल्ड स्ट्रेटजी है जो कोर्ट रूम में आपको मजबूत बनाती है। साइलेंस का सही इस्तेमाल कैसे करें। अब सबसे जरूरी बात कि ये हथियार कब और कैसे इस्तेमाल करें। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले सवाल पूछिए, जैसे क्या आपने घटना के समय रोशनी ठीक देखी थी। जवाब आने दीजिए। विटनेस बोलने लगे तो ध्यान से सुनिए, बीच में मत टोकिए, पूरा बोलने दो उसे। अब आप थोड़ा पॉज दीजिए। जवाब आने के बाद 3 से 5 सेकंड चुप रहिए, नजरें शांत रखिए, लेकिन ध्यान से देखें कि विटनेस बेचैन तो नहीं हो रहा। रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए। क्या विटनेस ज्यादा बोलने लगा, क्या वो खुद ही अपने बयान को बदल रहा है, क्या वो घबराकर जवाब ढूंढ रहा है। फिर तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको ठीक से याद नहीं। ऐसा पूछो, आपने कहा था कि रोशनी तो अच्छी थी, क्या ये सच है। इस तरह साइलेंस से आप खुद कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल सकते हैं। साइलेंस का सही समय क्या है, कहीं भी नहीं साइलेंट हो गए, ऐसा भी नहीं। हर सवाल के बाद साइलेंस जरूरी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि साइलेंस कब सबसे असरदार होता है। कब होता है, जब विटनेस ओवर कॉन्फिडेंट होकर लंबा जवाब देता है, जब विटनेस रिहर्स जवाब दोहराए, जब आप कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ना चाहते, जब विटनेस घबरा रहा हो और खुद बोलने लगे या ज्यादा बोलने लगे, जब जज ध्यान से सुन रहा हो और सस्पेंस बनाना हो। अगर आप हर सवाल के बाद चुप रहेंगे तो कोर्ट रूम में ऑकवर्डनेस पैदा हो जाएगी। साइलेंस तभी दीजिए जब उसका साइकोलॉजिकल असर ज्यादा हो। अब जिसे अगर कुछ नहीं आता तो वो तो वैसे भी कोर्ट में साइलेंट ही रहेगा बेचारा, वो वकील। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। कंट्रोल्ड पॉज प्रैक्टिस। सवाल पूछिए, जवाब आने दीजिए, खुद को 5 सेकंड चुप रहने का अभ्यास कराइए, ब्रीथिंग से काम रहिए, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखिए। ड्रिल नंबर 2, नर्वसनेस ट्रिगर ड्रिल। विटनेस से ऐसा सवाल पूछिए जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो। पॉज दीजिए और देखें वो खुद बोलने लगता है। ड्रिल नंबर 3 करें सस्पेंस एक्सरसाइज। सवाल पूछिए और 5 सेकंड तक चुप रहिए। कोर्ट रूम में जज की प्रतिक्रिया को देखें, अभ्यास करें कि आप खुद शांत कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये भी कई लोगों के साथ समस्या है। ड्रिल नंबर 4 करें कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सट्रैक्शन। सवाल पूछिए, पॉज देकर विटनेस को खुद गलती करने दीजिए, रिकॉर्ड में कॉन्ट्रडिक्शन नोट कीजिए।
अब समझो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, साइलेंस से कौन सा खेल खेल सकते हैं। देखो, साइलेंट क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट रूम में एक मानसिक खेल है। ध्यान दीजिए, विटनेस सोचता है कि आप उसकी गलती पकड़ चुके हैं, वो खुद बोलने लगता है। जज नोट करता है कि आप शांत और संयमित हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कोर्ट रूम में टेंशन बनता है, सभी ध्यान से सुनने लगते हैं। आप सवाल पूछते हैं, साइलेंस से प्रेशर बनता है, विटनेस जल्दबाजी में गलती करता है। इस साइकोलॉजिकल खेल में आपको खुद पर पूरा नियंत्रण रखना है। जो एडवोकेट जल्दी में सवाल बदल देता है या गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, वो इस हथियार का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन आप कर पाओगे मेरे दोस्त, कि आप ये वीडियो देख रहे हो। अब समझो कोर्ट रूम एग्जाम्पल, साइलेंस से कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे निकालें। देखो, वही हमारा केस है कि एक रॉबरी केस में विटनेस कहता है, मैंने बिल्कुल साफ रोशनी में आरोपी को देखा है। आप सीक्वेंस में सवाल पूछते हैं जो मैं पहले सिखा चुका हूं, क्या आपने घटना के समय रोशनी देखी थी? विटनेस बोलेगा, हाँ बिल्कुल साफ रोशनी थी। आप चुप रहिए 4 सेकंड तक, बस देखें। अब विटनेस खुद बोले, मतलब शायद पूरी तरह नहीं, थोड़ी धुंध थी। अब आप फिर पूछिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि रोशनी पर्याप्त नहीं थी? अब इस तरह साइलेंस से विटनेस खुद अपने बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस जोड़ देता और जज रिकॉर्ड में उसकी कमजोरी नोट करता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। ठीक है, तो अब कॉमन मिस्टेक्स जो साइलेंस में होती हैं, हर सवाल के बाद चुप रहना, दादा मेरे ऐसा नहीं है, कोर्ट रूम ऑकवर्ड लगेगा, खुद बेचैन होकर रिएक्शन देना, पॉज के दौरान नोट्स में उलझ जाना, बिना रीजन के साइलेंस देना, विटनेस को प्रोवोक कर देना, पॉज का समय तय ना करना, बहुत लंबा या बहुत छोटा, पता चला इतना लंबा पॉज ले लिए कि सो ही गए। तो भैया याद रखो मेरे काबिल दोस्तों, साइलेंस कोर्ट रूम में एक मजबूत साइकोलॉजिकल वेपन है। सवाल पूछकर पॉज देने से विटनेस खुद बोलने लगेगा, जज आपके संयम से प्रभावित हो। साइलेंस का इस्तेमाल तब करें जब विटनेस ओवर कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो। ब्रीदिंग से खुद को काम रखिए, हर पॉज का उद्देश्य तय करिए कि कब और क्यों आप पॉज लेंगे। प्रैक्टिस ड्रिल्स से पॉज को सहज बनाइए। तो दोस्तों, साइलेंट क्रॉस एग्जामिनेशन आपने अब समझा है। अब आप जानते हैं कि सही समय पर साइलेंस देकर आप विटनेस को खुद उलझा सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस निकाल सकते हैं और जज पर साइकोलॉजिकल प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखिए, कोर्ट रूम में हर शब्द की ताकत होती है, लेकिन कई बार सबसे प्रभावी हथियार होता है साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। अगले चैप्टर में अब हम सीखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन टू द पॉलिसीज ऑफ टेस्टिमनी, यानी विटनेस की गलतियों को कैसे पकड़े, उनकी मेमोरी लैप्स, परसेप्शन एरर और ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे उजागर करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन टू द पॉलिसीज ऑफ टेस्टिमनी। अब तक हमने सीक्वेंस, साइलेंस और झूठ बोलने वाले विटनेस की क्रॉस देखी, लेकिन कोर्ट रूम में सबसे बड़ी कमजोरी विटनेस की खुद की टेस्टिमनी में होती है, यानी उसकी भूल, भ्रम, मेमोरी लैप्स, परसेप्शन एरर या ओवर कॉन्फिडेंस। इन्हें कहते हैं पॉलिसीज ऑफ टेस्टिमनी। अगर आपने इन्हें पहचाना और सही सवालों से रिकॉर्ड पर लाया तो पूरा केस आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज हम समझते हैं विस्तार से टेस्टिमनी में कौन कौन सी कॉमन गलतियां होती हैं, मेमोरी लैप्स और परसेप्शन एरर को कैसे पकड़ें, ओवर कॉन्फिडेंस और गेस वर्क को कैसे उजागर करें, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग से इन पॉलिसीज को कोर्ट रूम में कैसे साबित करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि विटनेस की गलती पकड़कर कोर्ट में अपनी पकड़ मजबूत कैसे बनाएं। तो आप कहेंगे कि सर ये इतना खतरनाक शब्द आप कह रहे हो, पॉलिसीज ऑफ टेस्टिमनी, ये क्या होता है? बेटा टेंशन नहीं लेने का। देखो, टेस्टिमनी यानी गवाह का बयान परफेक्ट नहीं होता, इसमें कई तरह की गलतियां हो सकती हैं जिन्हें जज भी देखते हैं। देखो, मुख्य गलतियां क्या है? मेमोरी लैप्स, भूल जाना या याद ना रहना, परसेप्शन एरर मतलब गलत देखना या गलत सुनना, गेस वर्क अंदाजा लगाना, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बिना आधार के आत्मविश्वास से बोलना, सुनी सुनाई बात या भावना से प्रेरित होकर बयान देना। अब इन सबको पकड़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग करनी होगी। जज तभी तो प्रभावित होगा जब आप कामली फैक्ट्स पर आधारित सवाल पूछते हैं।
सबसे पहले पकड़ेंगे अपन मेमोरी लैप्स को। मेमोरी लैप्स कोर्ट रूम में सबसे आम गलती, सबसे आम। विटनेस सच मानकर बोलता है लेकिन समय, जगह, घटना, डिटेल भूल जाता है। इसे पकड़ने के तरीके समझो। टाइम बेस्ड सवाल, आपको घटना कितनी देर बाद याद आई। सीक्वेंस बेस्ड सवाल, घटना के पहले क्या हो रहा था। रिपीटिशन बेस्ड सवाल, एक ही बात अलग शब्दों में पूछिए। कॉन्ट्राडिक्शंस बेस्ड सवाल, पहले बयान से फर्क निकालिए। एग्जाम्पल से समझो, आपने घटना कब देखी, क्या आप बता सकते हैं। उस समय कौन कौन मौजूद था। आपने पहले कहा था कि घटना रात में हुई थी, क्या आप समय ठीक से याद कर सकते हैं। अगर विटनेस हर बार अलग अलग जवाब देता है तो मेमोरी लैप्स साबित होता है। अब परसेप्शन एरर पकड़ने की रणनीति क्या होगी। परसेप्शन एरर तब होता है जब विटनेस घटना देखता है लेकिन पूरी तरह सही नहीं समझता। रोशनी, दूरी, आवाज, डर, ये सब परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। इसे पकड़ने के लिए सवाल, आप कितनी दूरी से देख रहे थे, रोशनी कैसी थी, क्या आवाज साफ सुनाई दी, क्या आपको पूरा दृश्य दिखा, क्या आपने घटना के बाद किसी से चर्चा की थी। इन सवालों से आप बता सकते हैं कि विटनेस की ऑब्जर्वेशन लिमिटेड थी, जज इसे ध्यान से देखेगा। अब देखो गैसवर्क और ओवर कॉन्फिडेंस को पकड़ने की रणनीति। कई विटनेस बिना आधार के ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। कभी कभी वो डर से या किसी पक्ष के प्रभाव से खुद अनुमान लगाकर बयान देते हैं। गैसवर्क को पकड़ने के लिए सवाल क्या होगा, आपने ये कैसे तय किया कि आरोपी वही था। पहला सवाल। दूसरा, क्या आपने पूरा दृश्य देखा था, क्या ये संभव है कि आपने गलत समझा हो या गलत देखा हो। ओवर कॉन्फिडेंस पकड़ने के सवाल समझो, क्या आपने इस विषय पर किसी से सलाह ली थी, क्या आपने पूरा तथ्य देखने के बाद ही राय दी, अगर रोशनी कम होती तो क्या आप पहचान सकते थे। इन सवालों से जज समझेगा कि विटनेस की राय पूरी तरह फैक्चुअल नहीं है। अब समझो इंप्रेशन बायस। कभी कभी विटनेस घटना के बाद किसी और से सुनी बात या अपनी भावना के आधार पर बयान देता है। इसे पकड़ने के लिए सवाल समझो, आपने घटना के बाद किससे बात की, क्या किसी ने आपको बताया कि ये आरोपी है, आपको क्या लगा कि आरोपी वही है। इससे जज समझेंगे कि विटनेस का बयान परसेप्शन या हियरसे से प्रभावित है, ना कि पूरी तरह अपने अवलोकन से। तो भैया कोर्ट रूम ड्रिल क्या कर सकते हैं। तो ड्रिल नंबर 1, मेमोरी लैप्स प्रैक्टिस। किसी घटना का विवरण लेकर उसमें से टाइम, सीक्वेंस, एनवायरनमेंट पर सवाल बनाइए। रिपीटिशन से देखें कि विटनेस की याद कितनी सही है। परसेप्शन एरर ड्रिल करो, अलग रोशनी, डिस्टेंस और नॉइस के आधार पर सिनेरियो बनाओ। उससे संबंधित सवाल पूछो और देखो कि विटनेस कितना स्पष्ट देख पाया। तीसरी ड्रिल आप करो गैसवर्क और ओवर कॉन्फिडेंस को पकड़ने वाली। एक विटनेस को गैस करने दीजिए और अल्टरनेट रीजनिंग पूछिए। देखें कि वो कितना आत्मविश्वास दिखाता है और कैसे खुद उलझता है। ड्रिल नंबर 4 करो इंप्रेशन बायस एक्सरसाइज। घटना के बाद किसी व्यक्ति से सुनी बात पर आधारित सवाल बनाइए, उससे रिलेटेड बायस को रिकॉर्ड में लाने का अभ्यास करिए। चलो इसे अब प्रैक्टिकली समझो। एक विटनेस कहता है कि मैंने रात 10 बजे आरोपी को साफ साफ देखा था। अब इतनी सी बात पर आप उससे पूछ सकते हैं, देखा था ना, ठीक है, आप कितनी दूरी से देख रहे थे, तो उस समय रोशनी कैसी थी, आपको घटना के कितनी देर बाद याद आई, क्या आपने किसी से चर्चा की थी, क्या आपने पहले कहा था कि आप आरोपी को पहचान सकते हैं, अगर रोशनी कम होती तो क्या आप पहचान पाते। इन सवालों से विटनेस की मेमोरी, परसेप्शन और ओवर कॉन्फिडेंस की कमजोरी उजागर होगी। अब समझो कॉमन मिस्टेक्स जो टेस्टिमनी की पॉलिसीज पकड़ते समय होती है। वही सीधे आरोप ठोक देना, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना। वो एक सवाल पूछना, आपको याद होगा ना। परसेप्शन की जांच में स्पेसिफिक्स ना पूछना, रिपीटिशन का गलत इस्तेमाल, जज की उपस्थिति में संयम खो देना, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ना देना कि कोई और थ्योरी भी तो हो सकती है, इंप्रेशन बायस पर सवाल ना करना। तो दोस्तों टेस्टिमनी में पॉलिसीज आम हैं, मेमोरी लैप्स, परसेप्शन एरर, गेस वर्क, ओवर कॉन्फिडेंस, इंप्रेशन बायस,
इन्हें पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग करें, रिपीटिशन, पॉज और ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्रडिक्शंस निकालें, स्पेसिफिक्स वाले सवाल पूछिए, टाइम, डिस्टेंस, लाइटिंग, रिएक्शन, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देकर विटनेस को उलझाइए, कोर्ट रूम में काम रहकर जज का ध्यान तथ्य पर केंद्रित करिए, प्रैक्टिस ड्रिल से अपनी क्वेश्चनिंग मजबूत बनाइए। दोस्तों, ये था चैप्टर 8 क्रॉस एग्जामिनेशन टू द फैलेसीज ऑफ टेस्टिमनी। अब आप जानते हैं कि गवाह की टेस्टिमनी कितनी बार भ्रम, भूल, परसेप्शन एरर या ओवर कॉन्फिडेंस से प्रभावित होती है। अगर आप सही सवालों से इन पॉलिसीज को पकड़ेंगे तो कोर्ट रूम में रिकॉर्ड पर उसकी कमजोरी साफ दिखेगी और जज आपके पक्ष में जाएगा। अब हम सीखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन टू प्रोबेबिलिटीज, पर्सनैलिटीज ऑफ एग्जामिनर्स एटसेट्रा, यानी संभावनाओं एग्जामिनर की मानसिकता और पर्सनैलिटी से जुड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे। तो अब तक देखा आपने कि विटनेस की टेस्टिमनी में मेमोरी लैप्स, परसेप्शन एरर, गेस वर्क जैसी गलतियां कैसे पकड़ते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में सिर्फ फैक्ट नहीं चलते। प्रोबेबिलिटीज यानी घटनाओं की संभावनाओं और एग्जामिनर यानी जिरहा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले वकील की पर्सनालिटी भी केस पर असर डालती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटीज यानी घटना कितनी संभव है, इसे कैसे चैलेंज करें, एग्जामिनर यानी क्रॉस करने वाला एडवोकेट है, उसकी पर्सनालिटी से जुड़ी रणनीति क्या है, सही तरीके से कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, जज के सामने अपनी प्रोफेशनलिज्म से केस कैसे मजबूत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज यानी घटनाओं की संभावना क्या होती। कई बार विटनेस किसी घटना के बारे में ऐसा दावा करता है जो सच हो, संभावना बहुत कम होती है। जैसे मैंने 50 फीट दूर से साफ देख अंधेरे में पहचान लिया, इतनी जल्दी घटना हो गई और मैंने तुरंत रिपोर्ट कर। ऐसे मामलों में आपको प्रोबेबिलिटीज यानी घटना कितनी संभव है इसका परीक्षण करना होता है। तो सवाल है, आपने 50 फीट दूर से पहचान कैसे की? रोशनी कम थी, फिर भी आप कैसे पहचान पाए? इतनी जल्दी आप मौके पर कैसे पहुंच गए? क्या ऐसी घटनाएं पहले देखी हैं? इन सवालों से आप जज को साफ साफ बता सकते हैं कि विटनेस की बात संभावनाओं के आधार पर कमजोर है। अब समझो प्रोबेबिलिटी आधारित सवाल कैसे बनाते। प्रोबेबिलिटी पर सवाल पूछते समय ध्यान रखें कि आप सीधे ये ना कहें कि यह असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। इसके बजाय आप फैक्चुअल सवाल पूछिए जिससे जज खुद समझे कि घटना संभव है ही नहीं। जैसे आपने कितनी दूरी से देखा? उस समय रोशनी कैसी थी? क्या उस समय आपके आसपास कोई दूसरी रोशनी थी? आपने पहचानने में कितनी देर लगाई? क्या आप पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं? इस तरह जज खुद समझेगा कि इवेंट की संभावना तो कम है और ये टेस्टिमनी कमजोर है। अब समझते हैं जो क्रॉस एग्जामिन करने वाला एडवोकेट है उसकी भूमिका क्या है। कोर्ट रूम में आपका व्यक्तित्व यानी एग्जामिनर की पर्सनैलिटी भी केस में असर डालती है। जज सिर्फ सवाल नहीं देखता, वो देखता है कि आप कैसे सवाल पूछते। एक अच्छा वकील शांत, कंपोज्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, कॉन्फिडेंस से सवाल पूछता है, विनम्र रहते हुए प्रभाव डालता है, अननेसेसरी बहस से बचता है, सही समय पर पॉज और एम्फेसिस का इस्तेमाल करता है। अगर आप संयम और आत्मविश्वास से सवाल पूछेंगे तो जज आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन को गंभीरता से लेगा और विटनेस खुद उलझे। तो पर्सनैलिटी से जुड़ी रणनीति देखो क्या है। कोर्ट रूम में जो एडवोकेट की पर्सनैलिटी से ये फायदा होता है कि जज आपके संयम से प्रभावित होता है। विटनेस घबरा कर गलती करता है, कोर्ट रूम में आपका कंट्रोल बना रहता है। इसीलिए आपको हर सवाल से पहले खुद को मेंटली तैयार करना चाहिए, अननेसेसरी बहस से बचना चाहिए, चेहरे पर तनाव या गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, स्पष्ट, धीमे और स्थिर स्वर में सवाल पूछना चाहिए, कोर्ट में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो ठीक है, इसे समझते हैं अब कि कोर्ट रूम ड्रिल, प्रोबेबिलिटीज और पर्सनैलिटी पर आधारित अभ्यास कैसे करें। तो प्रोबेबिलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करें। किसी घटना का विवरण लेकर उसमें संभावनाओं की सूची बनाओ, क्या क्या हो सकता है। विटनेस से कैसे संभव हुआ वाले सवाल पूछिए, जज की प्रतिक्रिया को नोट कीजिए। कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस ड्रिल कैसे करें। तो मिरर के सामने सवाल पूछने का अभ्यास करें, स्थिर स्वर, काम चेहरा, आई कांटेक्ट को बनाए रखिए, प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करें और सुधारें। ड्रिल नंबर 3 कर सकते हैं आप, पॉज और एम्फेसिस प्रैक्टिस। सवाल पूछकर पॉज देने का अभ्यास, पॉज के बाद एम्फेसिस वाले शब्द बोलें जैसे साफ देख पाए। कोर्ट रूम में सस्पेंस बनाइए। पर्सनैलिटी ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, दूसरे वकीलों की कोर्ट रूम शैली देखें, नोट करें कौन संयमित है और कौन जल्दीबाजी करता है। खुद को स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग में शिक्षित करें। देखो,
मान लो एक विटनेस कहता है मैंने 50 फीट दूर से रात में आरोपी को देखा, मतलब समझो आप 50 फीट दूर से रात में आरोपी को साफ साफ देखा। आप सीक्वेंस में ये सवाल पूछ सकते हैं। पहला, आप कितनी दूरी से देख रहे थे? क्या उस समय रोशनी पर्याप्त थी? क्या कोई दूसरी रोशनी आसपास थी? आपने पहचानने में कितनी देर लगाई? क्या आपने पहले ऐसे मामलों में आरोपी को पहचानने का अनुभव लिया? इन सवालों में आप जज को साफ बता सकते हैं कि इतनी दूरी और कम रोशनी में पहचान की संभावना बेहद कम है। साथ ही काम स्वर में सवाल पूछकर आप कोर्टरूम में अपनी पर्सनैलिटी से प्रभाव डाल सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो प्रोबेबिलिटी और पर्सनैलिटी में होती हैं। देखो, सीधे से असंभव कह देना, ऐसा नहीं करना कभी। विटनेस पर हावी होकर सवाल पूछना, ये गलत है। बिना तैयारी के सवाल पूछना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। जज की प्रतिक्रिया पर ध्यान ना देना, बहुत गलत बात। पॉज और एम्फेसिस का सही इस्तेमाल ना करना, मतलब कहाँ रुकना है और किस बात पर जोर देना है। खुद घबराकर सवालों में उलझ जाना। तो प्रोबेबिलिटीज यानी घटनाओं की संभावनाओं पर सवाल पूछकर टेस्टिमनी को कमजोर करें। हर सवाल फैक्चुअल हो, जज खुद समझे कि घटना संभव नहीं हो सकती। पर्सनालिटी यानी एग्जामिनर की, मतलब एडवोकेट की संयमितता, कॉन्फिडेंस और स्ट्रक्चर्ड शैली कोर्टरूम में असर डालती है। काम स्वर, प्रॉपर पॉज, आई कांटेक्ट और एम्फेसिस का अभ्यास करें। जज के सही संकेतों समझें, क्योंकि जज भी सही संकेतों से प्रभावित होता है। अपने बिहेवियर से विश्वास बनाइए। प्रैक्टिस ड्रिल्स से अपनी क्वेश्चनिंग को और प्रभावशाली बनाइए। दोस्तों, ये था क्रॉस एग्जामिनेशन टू प्रोबेबिलिटीज, पर्सनालिटीज ऑफ एग्जामिनर एटसेट्रा। अब आप जानते हैं कि सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है। घटनाओं की संभावनाओं पर सवाल और वकील की पर्सनालिटी भी कोर्टरूम में जीत की राह बन सकती है। प्रोबेबिलिटी आधारित सवाल से जज खुद समझेगा कि घटना संभव नहीं है और पर्सनालिटी से कोर्टरूम में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब हम सीखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन टू क्रेडिट एंड इट्स अब्यूज, यानी विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर कैसे सवाल उठाएं और उसकी कमजोरियों का फायदा कैसे लें। तो अब तक आपने देखा कि टेस्टिमनीज की पॉलिसीज, प्रोबेबिलिटीज और पर्सनालिटी पर सवाल, लेकिन कोर्ट रूम में सबसे बड़ा हथियार है विटनेस की क्रेडिबिलिटी, यानी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। कई बार वकील बिना तैयारी, बिना तथ्य, बस विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर हमला करते हैं और खुद की स्थिति कमजोर कर बैठते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे क्रेडिबिलिटी क्या है और इसे कैसे चैलेंज करें। क्रेडिबिलिटी अटैक की सही रणनीति क्या है, क्रेडिबिलिटी का मिसयूज कौन कौन से तरीके से होता है, जज को कैसे प्रभावित करें बिना व्यक्तिगत हमला किए, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग से रिकॉर्ड पर क्रेडिबिलिटी की कमजोरी कैसे लाएं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता क्या होती है। देखो, क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जज की बात पर कितना भरोसा करेगा। अगर विटनेस की क्रेडिबिलिटी मजबूत, उसकी टेस्टिमनी पूरे केस का आधार बन सकती है। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गया, विटनेस की बात कमजोर हो जाती है और केस की जड़ें हिल जाती। क्रेडिबिलिटी प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझो। विटनेस की मेमोरी और ऑब्जर्वेशन, उसका बायस होना या पक्षपाती होना, उसका बिहेवियर और उसका कॉन्फिडेंस, उसका पहले दिया गया बयान, उसका पेशेवर या व्यक्तिगत स्वार्थ, उसकी ऑनेस्टी या चरित्र। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रेडिबिलिटी अटैक सबसे ताकतवर टूल है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल कैसे उठाएं, हम ये सीखते हैं। तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते समय आपको बिना व्यक्तिगत हमला किए तथ्य और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग से रिकॉर्ड पर वीकनेस दिखानी है। आपके सवाल होंगे, क्या आप कोई अलग बयान दिया था? क्या आपको घटना की पूरी जानकारी थी? क्या आपका किसी पक्ष से व्यक्तिगत संबंध है? क्या आपने रिपोर्ट में गलती की थी? क्या यह संभव है कि आपने घटना गलत समझ ली हो? क्या आपने किसी से सलाह लेकर यह बयान दिया? इन सवालों से आप धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी की कमजोरी उजागर करेंगे और जज के सामने ये स्पष्ट होगा कि विटनेस की टेस्टिमनी पूरी तरह से भरोसे लायक नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए सही तरीके से अटैक करें।
क्रेडिबिलिटी अटैक करते समय ध्यान रखें कि सवाल फैक्ट्स पर आधारित हों और टोन काम व रिस्पेक्टफुल। सही तरीका क्या है? पहले विटनेस को सहज बनाइए, रिलैक्स करिए, उसके पहले दिए गए बयान का हवाला दीजिए, मेमोरी या परसेप्शन की कमजोरी को पकड़िए, बायस या स्वार्थ पर सवाल करिए, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दीजिए, जज को खुद निष्कर्ष निकालने दीजिए। तो इसका गलत तरीका क्या होगा? सीधे कह देना कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कहते कभी भी किसी विटनेस को। बिना आधार के पर्सनल अटैक करना, ये गलत होता है। कोर्ट रूम में गुस्से से सवाल पूछना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। वेग सवाल पूछना जिससे रिकॉर्ड में स्पष्ट जवाब ना आए। भाई देखो, अस्पष्ट सवाल पूछोगे तो उत्तर भी वैसा मिलेगा। तो सवाल ऐसा पूछो जो विटनेस को समझ में आए। क्रेडिबिलिटी अटैक के साइकोलॉजिकल पहलू समझो। देखो, क्रेडिबिलिटी पर सवाल सिर्फ तथ्य से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से भी जुड़े होते हैं। काम क्वेश्चनिंग से विटनेस घबराता है, रिपीटिशन से उसकी मेमोरी की कमजोरी उजागर होती है, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन से जज को डाउट होता है, पॉज और साइलेंस से विटनेस खुद अपनी गलती बताता है, रिस्पेक्ट बनाए रखने से जज आपके संयम से प्रभावित हो। याद रखिए, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना कोर्ट रूम में आर्ट है। अगर आपने संयम खो दिया तो आपकी ही क्रेडिबिलिटी कमजोर पड़ जाएगी। तो भैया इसकी प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले क्या करो? ड्रिल नंबर 1, प्रायर स्टेटमेंट प्रैक्टिस। विटनेस के पहले दिए गए बयान को नोट करो, उससे जुड़े सवाल बनाओ। आपने पहले कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने का अभ्यास करो। दूसरा, अब प्रैक्टिस कर सकते हो बायस डिटेंशन प्रैक्टिस। विटनेस का प्रोफाइल बनाओ, उसके संबंध का हित और स्वार्थ की सूची बनाओ। सही तरीके से सवाल पूछे, आपको लाभ हो सकता है। ड्रिल नंबर 3 कर सकते हो अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ड्रिल। घटना के अलग अलग संभावित कारण लिखो, उन्हें ध्यान में रखकर सवाल बनाओ। जज को सोचने पर मजबूर करने का अभ्यास करो। कामनेस एंड रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने सवाल पूछकर संयम का अभ्यास करो, पॉज देकर जवाब आने दो, जज की प्रतिक्रिया को। तो आप देखो, इसे समझो। एक मान लो रॉबरी केस में विटनेस कहता है कि उसने आरोपी को साफ देखा और तुरंत पहचान लिया। समझो ध्यान से, एक रॉबरी केस में विटनेस कहता है कि उसने आरोपी को साफ देखा और तुरंत पहचान। तो आप उससे सवाल कर सकते हो कि आपने घटना कितने बजे देखी थी? क्या आपको घटना की पूरी जानकारी थी? क्या आपने पहले पुलिस को अलग बयान दिया था? क्या आपके आरोपी से कोई व्यक्तिगत संबंध है? क्या आपने रोशनी पर्याप्त होने की पुष्टि की थी? अगर रोशनी कम होती तो क्या आप उसे पहचान पाते? क्या संभव है कि आपने घटना गलत समझी हो? इन सवालों से आप जज के सामने धीरे धीरे विटनेस की क्रेडिबिलिटी की कमजोरी उजागर करें। तो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो क्या होती हैं? बिना तैयारी के पर्सनल अटैक करने लगते हैं, अस्पष्ट सवाल पूछकर खुद उलझ जाते हैं, जज के सामने गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन नहीं देते, रिकॉर्ड में कॉन्ट्रडिक्शन साफ नहीं दिखा पाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाकर खुद की क्रेडिबिलिटी कमजोर करने लगते हैं। तो बेटा याद रखो, क्रेडिबिलिटी अटैक कोर्ट रूम में सबसे प्रभावी टूल है, लेकिन इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग से मेमोरी, परसेप्शन, बायस, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन को उजागर करो। काम, रिस्पेक्टफुल, लॉजिकल क्वेश्चनिंग से जज को प्रभावित करो। रिपीटिशन, पॉज और सही सवालों से कॉन्ट्रडिक्शंस निकालो। पर्सनल अटैक से बचो, फैक्ट्स पर आधारित सवाल पूछो। प्रैक्टिकल ड्रिल से अपने क्वेश्चनिंग को मजबूत करो और कोर्टरूम में आत्मविश्वास बनाए रखो। तो ये था चैप्टर 10, क्रॉस एग्जामिनेशन टू क्रेडिट एंड इट्स अब्यूज। अब आप जानते हैं कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी कैसे चैलेंज की जाती है और इसके मिसयूज से कैसे बचा जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग, काम बिहेवियर, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से आप कोर्ट रूम में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और जज का विश्वास जीत सकते हैं। अब हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी कोर्ट रूम में विटनेस से सवाल पूछते समय कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए जिससे आप हर केस में मजबूत बने रहें। तो चलिए समझते हैं गोल्डन रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, अब तक की क्लास में हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को विस्तार से समझ लिया। सवाल कैसे पूछें, सीक्वेंस कैसा हो, झूठ बोलने वाले विटनेस की पहचान कैसे करें, प्रोबेबिलिटीज, क्रेडिबिलिटीज, साइलेंस और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को समझा। लेकिन कोर्ट रूम में मास्टरी पाने के लिए हमें कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स चाहिए जो हर केस में आपके साथ रहे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग, काम बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल।
आज हम उन गोल्डन रूल्स को सीखेंगे जो आपको कोर्ट रूम में हर बार जीत दिलाएंगे। ये नियम आपकी तैयारी, मानसिक संतुलन और सवाल पूछने की रणनीति को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, हर सवाल का उद्देश्य तय करें। किसी भी सवाल से पहले ये तय कीजिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप पूछ क्यों रहे हो वो सवाल? क्या आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं? क्या आप परसेप्शन चेक कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्शंस निकालना चाह रहे हैं? बायस या स्वार्थ पकड़ना चाहते हैं? अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? अगर ऑब्जेक्टिव साफ होगा तो सवाल भी साफ होगा। जज आपके स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को देखेगा और आपके सवालों की ताकत बढ़ेगी। बिना उद्देश्य के सवाल पूछना कोर्ट रूम में कमजोरी है, एक बेवकूफी है। अब समझो रूल नंबर 2, काम, कंपोज्ड एंड रिस्पेक्टफुल रहिए। कोर्ट रूम में आपकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती। घबराइए नहीं, गुस्से से बचिए, सवाल स्पष्ट बोलिए, विटनेस को इंसल्ट मत कीजिए, जज के सामने अनुशासन बनाए रखिए। जज देखते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं। काम रहने से आप विटनेस की गलती पकड़ सकते हैं और कोर्ट रूम में असरदार बने रहिए। रूल नंबर 3, स्पेसिफिक्स पूछिए, वेग सवालों से बचिए। मतलब सवाल ऐसा होना चाहिए कि रिकॉर्ड पर साफ साफ जवाब आए। गलत सवाल आपको सब याद होगा ना, ऐसे नहीं। तो सही सवाल क्या है? घटना कब हुई थी और कितनी दूरी से आपने देखा? क्लियर कट पूछो। आपने ऐसे सवाल पूछने हैं जो हाँ नहीं में जवाब दें। याद रखो, जो उसका आंसर सिर्फ यस और नो में आए। जज को रिकॉर्ड में स्पष्ट तथ्य दिखाएं, कॉन्ट्राडिक्शंस को उजागर करें, परसेप्शंस की सीमाएं सामने लाएं। हर सवाल का उद्देश्य फैक्ट्स लाना है, ना कि वेग बातचीत करना। चौथा गोल्डन रूल समझो, रिपीटिशंस और पॉज का सही इस्तेमाल करो। रिपीटिशंस से मेमोरी और परसेप्शन कमजोरी पकड़ सकते हैं। पॉज से विटनेस खुद बोलने लगता है और कॉन्ट्राडिक्शंस रिकॉर्ड में आने लगते हैं। सवाल पूछिए, जवाब आने दीजिए, 3 से 5 सेकंड तक चुप रहिए। ऑब्जर्व कीजिए कि विटनेस नर्वस तो नहीं हो रहा। प्रैक्टिस से ही आप साइलेंस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कोर्ट रूम में यह आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है। रूल नंबर 5, सीक्वेंस का पालन करिए। सवालों का क्रम बेहद जरूरी है, तो सही क्रम कोर्ट रूम में आपकी जीत का आधार है। पहले फ्रेंडली सवाल पूछिए, फ्रेंडली के बाद ऑब्जर्वेशन और मेमोरी टेस्ट करिए, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस और प्रूविंग क्वेश्चंस डालिए, अंत में क्रेडिबिलिटी पर अटैक करिए। अगर सीक्वेंस बिगड़ा तो विटनेस अलर्ट हो जाएगा और जज भी कंफ्यूज होगा। तो सीक्वेंस आपकी क्वेश्चनिंग को प्रोफेशनल बना। रूल नंबर 6 समझो, जज का ध्यान फैक्ट्स पर केंद्रित करें। जज आपके सवालों की शैली, संयम और लॉजिक देखता है। आपको कोर्ट रूम में इमोशंस से ज्यादा फैक्ट्स पर ध्यान रखना है। जज तभी प्रभावित होगा जब आप स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछेंगे, फैक्ट्स रिकॉर्ड्स पर लाएंगे, काम रहेंगे, अननेसेसरी बहस से बचेंगे। इसलिए कोर्ट रूम में हर सवाल फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक के आधार पर। सातवां रूल है, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देकर विटनेस को उलझाइए। कई बार विटनेस अपने अनुभव के आधार पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है। आप उसे सीधे गलत कहने की बजाय अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे, क्या ये संभव है कि रोशनी कम थी? क्या ये संभव है कि आपने गलत देखा हो? क्या आपने घटना के बाद किसी से चर्चा की थी? जज अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज देखकर समझेगा कि विटनेस की बात पूरी तरह भरोसे लायक नहीं। रूल नंबर 8, पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। कोर्ट में सिर्फ शब्द नहीं चलते, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, रिएक्शंस भी महत्वपूर्ण है। आंखों से शांत और आत्मविश्वास दिखाइए। सवाल पूछते समय घूरिए मत, हाथ स्थिर रखें, नोट्स व्यवस्थित रखें। जज को विश्वास दिलाइए कि आप पूरी तैयारी के साथ हैं। अगर पर्सनैलिटी प्रोफेशनल होगी तो जज आपके संयम से प्रभावित होगा और विटनेस घबरा कर गलती करेगा। रूल नंबर 9, प्रैक्टिस ड्रिल्स से अपनी क्वेश्चनिंग्स को मजबूत बनाइए। हर रूल को अभ्यास से ही मजबूती मिलती है। कोर्ट रूम में सवाल पूछते समय नर्वस या नर्व्स नहीं हिलनी चाहिए। रिपीटिशन ड्रिल्स करें, पॉज का अभ्यास करें, मेमोरी और परसेप्शन टेस्ट का अभ्यास करें, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन पर सवाल पूछने का अभ्यास करें, काम वॉइस मॉड्यूलेशन का अभ्यास करें, मिरर के सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ट्रेन करें। ये ड्रिल आपके क्वेश्चनिंग को नेचुरल प्रभावित। रूल नंबर 10, कभी भी बिना तैयारी कोर्ट रूम में ना जाएं। कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, किसी की बारात में नहीं। तो कई बार एडवोकेट्स बिना तैयारी के कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं और सवाल उलझ जाते हैं और नाक कटवा के आ जाते हैं।
तो हर केस से पहले विटनेस का प्रोफाइल पढ़िए, फैक्ट्स की सूची बनाइए, सीक्वेंस तय कीजिए, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन सोचिए, जज की साइकोलॉजी को समझिए। तैयारी ही कोर्ट रूम में आपकी असली ताकत है। देखो, तभी तो आपने सुना होगा कि विटनेस लिस्ट हमें नहीं मिली तो हम कैसे क्रॉस तैयार करें, ऐसा आपने देखा होगा। तो बिना तैयारी के क्रॉस एग्जामिनेशन करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार। रूल नंबर 11, एक रॉबरी केस में विटनेस कहता है कि उसने रात में 50 फीट दूर से आरोपी को साफ देखा। आप कोर्ट रूम में इन गोल्डन रूल्स का पालन करते हुए पहले फ्रेंडली सवाल, आपका नाम क्या है, घटना कब हुई, मेमोरी टेस्ट के लिए आपने कैसे जाना, आप कितनी दूरी से देख रहे थे, परसेप्शन चेक करने के लिए रोशनी कैसी थी, आपको आवाज साफ सुनाई दी, कॉन्ट्रडिक्शन निकालने के लिए क्या आपने पहले कहा था कि रोशनी कम थी, क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए क्या आप आरोपी से किसी तरह जुड़ाव रखते हैं, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन निकालें, क्या ये संभव है कि आपने गलत देखा हो। पॉज लें, सवाल पूछकर 4 सेकंड चुप रहिए और विटनेस की प्रतिक्रिया को, वॉइस को काम रखिए, स्थिर स्वर में सवाल पूछिए और जज का ध्यान फैक्ट्स पर केंद्रित कराइए। इस तरह आप कोर्ट रूम में स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल और प्रभावशाली क्वेश्चनिंग से पूरा केस अपने नियंत्रण में ला सकते हो। याद रखो, कॉमन मिस्टेक्स जो गोल्डन रूल्स में होती है, बिना उद्देश्य के कभी सवाल नहीं पूछना, गुस्से में सवाल करना, वेग और कंफ्यूजिंग सवाल पूछना, सीक्वेंस का पालन ना करना, जज का ध्यान इमोशंस की तरफ ले जाना, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन का अभ्यास ना करना, पर्सनैलिटी पर ध्यान ना देना, बिना तैयारी के कोर्ट रूम। तो हर सवाल का उद्देश्य तय करो मेरे दोस्त, काम कंपोज्ड और रिस्पेक्टफुल रहो, स्पेसिफिक्स वाले सवाल पूछो, वेग सवाल नहीं पूछो, रिपीटिशन और पॉज का सही इस्तेमाल करना, सीक्वेंस का पालन करो, फ्रेंडली क्वेश्चंस पहले, फिर ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन, फिर कॉन्ट्रडिक्शंस वाले क्वेश्चन, फिर क्रेडिबिलिटीज वाले क्वेश्चन, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देकर विटनेस को उलझाओ, पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज से जज को प्रभावित करें, प्रैक्टिकल ड्रिल से क्वेश्चनिंग को मजबूत करें। कोर्ट रूम में हमेशा तैयारी के साथ जाएं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 11 गोल्डन रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब आपके पास कोर्ट रूम में जीत की पूरी रणनीति है। स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग, काम बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप इन गोल्डन रूल्स का पालन करेंगे, कोर्ट रूम में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विटनेस खुद उलझेगा और जज आपके पक्ष में। इस मास्टर क्लास में हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की पूरी कला को समझा, टेस्टिमनी की पॉलिसीज से लेकर प्रोबेबिलिटीज, क्रेडिबिलिटी, साइलेंस, पर्सनैलिटी तक। अब आप कोर्ट रूम में दिलेरी से जाइए।